शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है। गौर कीजिए, शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है। देख रहे हैं आप ताकत यहाँ पे, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। अब हम हमारे सेकंड सेशन की ओर बढ़ते हैं। एंड फॉर दिस अगेन आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर जी घनश्याम सर टू डिलीवर अ लेक्चर अबाउट एनईपी 2020। थैंक यू मैडम। फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे सर का तालियों के साथ। थैंक यू सर। चलिए, आपका फिर एक बार स्वागत है। वो मेरे नाम के साथ क्या लगा हुआ है सामने में? जी, फिर बोलिए, फिर पूरा पढ़िए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। मतलब ये हुआ कि घनश्याम जो है वो जीता रहे, मरे नहीं, है ना? जिए घनश्याम, जिए घनश्याम। तो मैं इसलिए बार बार आपसे बुलवा रहा था कि आपका यही आशीष मुझे हमेशा मिलता रहे कि जिए घनश्याम, जिए घनश्याम। किसी के नाम के सामने ऐसा नहीं होगा जिए घनश्याम, लेकिन मेरा नाम ही घनश्याम है ना, मेरा वो सरनेम है, कुछ नहीं। कोई मेरे से पूछता है कि सर सरनेम क्या है, मैं बोला जब मुझे सर कहा तो सर का नेम ही घनश्याम है, तो वही है। तो चलिए मैं आपको दूसरी ओर ले जाता हूं, करिकुलम एनरिचमेंट और इंप्लीमेंटेशन की ओर। करिकुलम एनरिचमेंट और इंप्लीमेंटेशन ये है कि डीड मस्ट मैच द नीड। डीड मतलब क्या होता है? डीड जो आप करते हैं काम, वो डीड है। वो डीड जो है वो मैच करना चाहिए किसके साथ? नीड के साथ। ये जो स्टूडेंट्स हमारे यहां आते हैं उनकी नीड्स होती है, उन नीड्स के हिसाब से हम अपने डीड्स को सही कर पाए, वही है डीड मस्ट मैच द नीड। और वो एनईपी 2020 है, रीच टू एनरिच द सोसाइटी। आप सब और हम सब क्या करते हैं? टीचिंग। टीचिंग में से आईएनजी हटा दीजिए, क्या बचा? टीच। ठीक, तो टीच करने के लिए आप टीचर हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि टीचिंग की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत तो यह है रीच करने की। और जब तक आप रीच नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे? टीच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि आप रीच कर गए तो टीचिंग जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वरना यहां खड़े होकर टीच कर रहे हैं, वहां बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं समझ पा रहे हैं, यह समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसलिए टीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रीचिंग इज इंपॉर्टेंट। और एनरिच द सोसाइटी, सोसाइटी जिससे हम आते हैं उस सोसाइटी को हम क्या करें? एनरिच करें। एनरिच मतलब, एनरिच मतलब समृद्ध करें। तो जब आप सोसाइटी को एनरिच करेंगे तब जाके आपकी सोसाइटी जो है वो क्या हो पाएगी? रिच हो पाएगी। हम कहते हैं ना सर ये जो साड़ी है ये वेरी रिच साड़ी है। सर रिच मतलब अमीर साड़ी है? नहीं, उसमें जो नक्काशी है वो बड़ी रिच है, उसमें जो मीनाकारी की गई है वो बड़ी रिच है, या उसका कपड़ा जो है वो बड़ा रिच है, उसका लुक जो है वो बड़ा रिच है। तो रिच करने के लिए हमको उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? एनरिच करना पड़ेगा। और यदि हम एनरिच कर पाते हैं तो सबसे पहला है एनरिच द माइंड। माइंड क्यों एनरिच होना चाहिए? क्योंकि माइंड जो है वो नॉलेज को अपने अंदर क्या करता है? कंसीव करता है और अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए सबसे पहले माइंड को एनरिच करें। दूसरा क्या है? वार्म द हार्ट। ये जो हार्ट है इसमें वार्मथ होना चाहिए। जब मैडम आई तो आपने उनका कैसा वेलकम किया? वार्म वेलकम किया। वार्म वेलकम मतलब पूरा का पूरा आपने हीटर चला दिया क्या? नहीं, मतलब आपने हृदय को ऐसा दिखाया कि आपका स्वागत करते हुए हम बिल्कुल थक नहीं रहे हैं, फूले समा नहीं रहे हैं। और आपकी वार्मथ जो है वो उनको ऐसा एहसास कराई कि उनको ये यहां आके कहना पड़ा कि प्रगति कॉलेज इज माय सेकंड होम। ठीक है, ये आपका क्या है? वार्मथ है। और वार्मथ कहां से फील होता है? हार्ट से। तीसरा है अवेकन द स्पिरिट। आपके अंदर में जो ऊर्जा है, स्पिरिट है, उस स्पिरिट को क्या करना है? जगाना है। वो जो सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करने का काम हमें करना है। तो ये काम हम कैसे करें? एनरिच द माइंड। किससे? नॉलेज। हम जो नॉलेज स्टूडेंट्स को देते हैं उससे उनका माइंड क्या होता है? एनरिच होता है। दूसरा वार्म द हार्ट। हार्ट किससे एनरिच होगा?
या वार्म किससे होगा? फीलिंग से। आपके अंदर में जो फीलिंग है, जितने प्रकार के रस हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं? कितने? 9 प्रकार के रस। रौद्र रस, वात्सल्य रस, वीर रस, करुणा रस, वो सारे क्या हैं? फीलिंग्स है। और वो फीलिंग्स कहां से दिखाई देते हैं? केवल चेहरे से समझ में आ जाता है रौद्र रूप है, कहीं पर समझ में आता था दया का रूप है, एकदम अरे बेचारा रे इसको दे रहे, 2 रुपया तो दे रहे, तो करुणा का रस। तो उस तरीके का। और तीसरा है अवेकन द स्पिरिट विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस भी हमें डेवलप करने की जरूरत है। तो ये तीनों चीजें यदि हम कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम तो आप देख चुके हैं, देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। आपका स्कूल और कॉलेज क्या है? स्टूडियो है। आप क्या हैं? आर्टिस्ट हैं। करिकुलम क्या है? टूल है। और आप उसको क्या करते हैं? स्टूडेंट को मोल्ड करते हैं। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ये देखिए, ये तो आप देख चुके हैं। और उसी हिसाब से आपने क्या किया था? एनरिच, इंस्पायर और एम्पावर किया था। अब इसके अलावा व्हाट इज द नीड ऑफ एनईपी? एक फेमस स्टेटमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के बाहर में। ये आपको दिखाई दे रहा है किसका फोटो? नेल्सन मंडेला का फोटो। वहां पर लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डजंट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। न कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत है। यदि किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो लोअर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो कंट्री अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक? आपने लॉर्ड मैकॉले की मिनट्स पढ़ा होगा। लॉर्ड मैकॉले ने अपने मिनट्स में कहा था कि इन इंडियंस को हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और हम इनको ब्लड से तो इंडियन रहने देंगे, लेकिन इनके पूरे स्ट्रक्चर से हम इनको क्या बनाएंगे? ब्रिटिश बना देंगे। इसलिए हमारे यहां इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। तो वो जो व्यक्ति अंदर से हमें नहीं बदल रहा था, लेकिन हमारा बाहरी आवरण पूरे तरीके से बदल दिया। इसलिए आज हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। अंग्रेजी की दास्ता से आज भी हम मुक्त नहीं हो पाए। और कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगता है तो हमारा मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाता है। और कोई अच्छे से हिंदी में वार्तालाप करता है तो हमारा मुंह खुलता ही नहीं, अरे ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदी में वार्तालाप करना बगैर अंग्रेजी के एक भी शब्द का प्रयोग किए नितांत कठिन है। क्योंकि एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो धारा प्रवाह हिंदी बोल रहा होगा और अंग्रेजी के एक भी शब्द का उपयोग न करते हुए यह कहता होगा कि आज मैं महाविद्यालय गया था, अंग्रेजी का कालखंड हुआ, अंग्रेजी की अध्यापिका आएंगी, एक पाठ पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाने के बाद वो हमारी परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेने के बाद हमें यह बताएंगे कि हमने कितने अंक पाए हैं, और अंकों के बाद यह निर्धारण होगा कि हम उत्तीर्ण हुए कि नहीं उत्तीर्ण हुए। उसके बाद यह पता चल पाएगा कि हम वाकई में उस विषय के लायक अपने आप को अनुकूल पाते हैं कि नहीं, या विषय हमारे से दूर हो जाता है, हमारी प्रतिबद्धता उस विषय के प्रति है कि नहीं है। न जाने कितनी भाषाएं इस तरीके से। तो आप बगैर हिंदी के छोड़कर एक भी अंग्रेजी के शब्दों के बगैर क्या आप बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। अंग्रेज आने के पहले हम यही तो करते थे। लेकिन अंग्रेजी जो है वो पताल के जैसी आ गई। हर सब्जी में वो पताल डलने लग गया तो उस सब्जी का क्या बढ़ गया? टेस्ट बढ़ गया। तो हम बगैर अंग्रेजी के नहीं होता। वो गांव का तिहारू या खोरबहरा जो है वो भी जो है वो जाता है तो बोलता है, बाबू एमा का लगा दे? स्क्रीन गार्ड लगा दे, एक आधे देकर कवर दे दे। और डंडी नहीं दिखत है तो नेटवर्क नहीं है। और ओला में का करत हो? कॉल करत हो तो ओहा का नहीं करत है? उठात नहीं है। और एमा डंडी नहीं है तो का नहीं है? नेटवर्क नहीं है। और कॉल करे बार एमा का नहीं है? बैलेंस नहीं है। तो दुकान में जाके कर का कराए बर है? राइट? इतनी अंग्रेजी तो वो तिहारू जो अंगूठा छाप होता है वो भी बोलता है, और इतनी अंग्रेजी हम भी बोलते हैं। तो हमारे इतने पढ़ने का मतलब क्या हुआ? हमें तो ये बोलना चाहिए उससे, I want a screen guard and also a cover, and this has not been showing the what network, and I don't have the balance, kindly recharge it. तो इतना यदि हम इस तरीके से बोल पाते तो हम तिहारू से आज बीएड एमएड होके हम पीएचडी करके टीचर बन के न जाने कितने लोगों को निकाल लिए होते। तो क्या हम और तिहारू में कोई अंतर है? यदि नहीं है अंतर तो हमको अंतर बनाना पड़ेगा। और इसीलिए हमें यह स्टेटमेंट की बड़ी जरूरत है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लोअर कौन करता है? कौन करता है? टीचर खुद करता है। इसलिए टीचर ही है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ऊपर तक ले जाता है, और वही टीचर है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सबसे कमजोर भी कर देता है। एक टीचर जितना ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस मतलब स्वशासी होता है, उतना स्वशासी तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।
मेरे जैसे टीचर को एक बहुत अच्छा इनोवेटिव, क्रिएटिव और एंटरप्राइजिंग सिलेबस दे दीजिए, और मैं खुद वाइब्रेंट, इनोवेटिव, क्रिएटिव, एंटरप्राइजिंग नहीं हूं, तो उस सिलेबस की ऐसी तैसी कर दूंगा और वो सिलेबस नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन इसी सिलेबस को उठा के आप स्वाति मैडम को दे दीजिए, जो बड़ी इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, एंटरप्राइजिंग है, डायनामिक है, वाइब्रेंट है, वो एकदम से सड़ा हुआ सिलेबस दे दीजिए, वो उस सिलेबस को इतना बढ़िया बना देंगी कि लगेगा ही नहीं कि ये सिलेबस इतना रिडंडेंट है। तो क्वालिटी किस में है? टीचर में है। किसी भी सिलेबस को बेहतर बनाना या बेहतर सिलेबस को बेकार बनाना, दोनों क्वालिटी किस में है? टीचर में है। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस पे डिपेंड करता है? टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर उसकी क्वालिटी को कहां पर ले जाता है। बच्चा आपके पास आया, मैम ये इसके बारे में बताइए ना। अरे सुनो ना, थोड़ा सा मैं बिजी हूं, गूगल कर लो ना। अरे गूगल ही करना होता तो आपके पास क्यों आता? उसको भी तो मालूम है गूगल करना है, और वो गूगल कर लिया। मैडम उसने भी गूगल, अरे थोड़ा और सर्च करो ना। तो आपकी क्या उपादेयता है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी आर अ टीचर। इसलिए मैंने शुरू में कहा था आपसे, अ टीचर हैज टू बी अपडेटेड, दूसरा अपग्रेडेड, तीसरा अपलिफ्टेड, ताकि वो एजुकेशन को अपहोल्ड कर पाए। तो इसलिए वो जरूरी है। वो जरूरी यदि हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखिएगा। पेशेंट्स किसके हाथ में मरते हैं? डॉक्टर्स के। बिल्डिंग्स किसके हाथ में गिर जाती हैं? इंजीनियर्स के। पुल भी गिर जाते हैं, आपने देखा होगा। और पैसा जो है किसके हाथ में नष्ट हो जाता है? इकोनॉमिस्ट के हाथ में। ह्यूमैनिटी किसके हाथ में मर जाती है? ये जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो हम लोगों में विभेद पैदा करते हैं, उनके सामने तो मानवता अपने आप मरी हुई पाई रहती है। और न्याय किसके हाथ में खत्म हो जाता है? जजेस के हाथों में। और एजुकेशन किसके हाथों में कोलैप्स हो जाता है? टीचर के। और कहीं पर एजुकेशन कोलैप्स होता है, मतलब पूरा का पूरा क्या कोलैप्स हो जाता है? नेशन। तो किसी भी नेशन की रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या है? उसका एजुकेशन है। इसलिए भारत को हम क्या कहते हैं? विश्व गुरु। क्यों कहते थे? इसलिए क्योंकि सारा का सारा ज्ञान यहीं से विदेशों में गया था। और हमारे अभी इसरो के जो चेयरमैन है, नाम बता सकते हैं? राइट, उन्होंने कहा कि ये जो चंद्रयान है या जितने भी हम आविष्कार कर रहे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे वेदों में उसका उल्लेख पहले से ही है। और हम जो कर रहे हैं वो कोई नया नहीं है। हमें भी वेदों के बारे में तब पता चला जब जर्मनी से एक व्यक्ति आया जिसका नाम मैक्स मुलर था, और वो भारत आता है, वो काशी में बैठता है, संस्कृत सीखता है, सारे वेदों को पढ़ता है, सारे उपनिषद पढ़ता है, उसके बाद एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है व्हाट कैन इंडिया टीच अस? भारत हमें क्या पढ़ा सकता है? उसमें वो कहता है कि इफ यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द सोल्यूशन यू विल गेट ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया, एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन इंडिया। मतलब दुनिया के किसी कोने में किसी भी प्रकार के विषय के बारे में कभी भी आपको कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का अंत तुरंत आपको केवल और केवल कहां मिल सकता है? भारत में मिल सकता है। तो भारत इसीलिए विश्व गुरु था। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी यदि किसी ने की तो वो सुश्रुत ने की थी। सबसे पहले प्लास्टिक की सर्जरी, जो यहां से कहीं से चमड़ी निकाल के, ये थाई का चमड़ी निकाल के उसने क्या बनाया था? नाक बनाया था। तो सुश्रुत दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक सर्जन है। लेकिन हम उस सुश्रुत को भूल गए। यदि किसी ने आयुर्वेद चालू किया था तो वो चरक था जिसने आयुर्वेद चालू किया, हम चरक को भूल गए। यदि दुनिया में ग्रामर बना तो ग्रामर को सबसे उन्नत ग्रामर बनाने वाला पाणिनि था, हम पाणिनि को भूल गए। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, हम उसको भी भूल गए। हम सारे उन वैज्ञानिकों को जानते हैं जो कि विदेशी मूल के हैं, लेकिन हमने देशी मूल को पूरे तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया, उसका मूल ही रहने नहीं दिया। हम वो लोग हैं जिनको भारत पर गर्व होता है, लेकिन हम वो लोग हैं जो दूसरे देशों का गुणगान करते थकते नहीं हैं। कितना अच्छा अमेरिका है, कितना अच्छा ब्रिटेन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कई गुना अच्छा तो हमारा अपना देश भारत है। तभी राकेश शर्मा जब गए कहां? चांद पर कि अंतरिक्ष पर? अंतरिक्ष पे जब गए तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत आपको कैसा दिखाई देता है? तो उनका उत्तर था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा जेल में बैठकर लिखा वो कविता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हम इसके बुलबुले हैं, ये गुलसिता हमारा न जाने लोगों में कितना क्रांतिकारी विचारधाराओं को परिवर्तित किया और उनमें परिवर्तन लाया और आजादी की एक बिगुल उसने जेल में बैठ के बनाई थी। और इसीलिए वैसा ही कविता पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर की जेल में बैठ के लिखी, जहां पर पुष्प खुद कहता है कि मुझे उस देवी देवताओं पर मत चढ़ाओ, बल्कि मुझे उस राह पर फेंक दो जहां से गुजरते होंगे वीर अनेक। तो वो भारत है हमारा। तो उस भारत के आप हैं और आप जिस प्रदेश में हैं, वो जो प्रदेश है वो कौशल्या की जन्मभूमि है, तो राम का ननिहाल है। ये वही प्रदेश है जहां पर बैठ के कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, जहां उसने अपनी प्रेमिका को संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को अपना दूत बनाया था। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर शबरी ने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां परशुराम का परशु गिरा था, फरसा गिरा था, और इसीलिए यहां फरसगांव है। और जहां किसका परशुराम का फरसा गिरा था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो लोहे का हो गया। और इसीलिए पूरा का पूरा बस्तर में आप देखिए एनएमडीसी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और पूरा का पूरा लोहा अयस्क वहां से निकलता है। और वहां का लोहा इसलिए फेमस था कि उस लोहे में कितने भी दिन रख दीजिए कभी जंग नहीं लगती। वो लोहा जो है वो अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट होता था, और वहां से उसी मात्रा में चांदी यहां पर आया करती थी। इसलिए छत्तीसगढ़ के आभूषण जो है वो सोने के नहीं चांदी के होते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां महानदी से शिवरी नारायण से पूरा बोरा का बोरा चावल जाता था उड़ीसा में, और उसी महानदी से उसी मात्रा में वहां से बुने हुए कपड़े जो है वो यहां आते थे। इस तरीके से हमारा व्यापार होता था। तो ये वो छत्तीसगढ़ है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर आप मानते हैं कि एक चित्रकोट जलप्रपात है जो दुनिया का सबसे अच्छा जलप्रपात नियाग्रा का भारतीय उत्तर है। और नियाग्रा जलप्रपात के जैसा ही यदि कोई जलप्रपात पूरी दुनिया में कहीं है तो वो आपके बस्तर में किस पे है, कहां पर है? राइट, जगदलपुर के पास है। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर, जिसका उद्गम स्थान जो है उस जगह में है जहां भूखमरी के लोग शिकार होते हैं, कालाहांडी। तो वो जो नदी है वो कालाहांडी से निकल के बहती हुई अपने पूरे यौवन में आपको दिखाई देती है जगदलपुर के पास पे, जो नियाग्रा का उत्तर है। इतना समृद्ध, इतना सशक्त और इतना सुदृढ़ आपका जो प्रदेश है, उस प्रदेश पर आपको गर्व होना चाहिए। और वही गर्व की अनुभूति हमारी नई शिक्षा नीति आपको कराने में आगे बढ़ती है। और नोटेबल ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो ये थे कि एजुकेशन फेल्ड टू रिफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर। हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारा एजुकेशन हमारे बिहेवियर को रिफॉर्म करने में फेल हो गया। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसने दूसरा दिया। दूसरा क्या कहा? विद द इंक्रीज ऑफ लिटरेसी लेवल, जितने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हमारे यहां बढ़ते जा रहे हैं, देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन द सोसाइटी। मानवीय मूल्यों में लगातार कमी होती चली जा रही है। आप बच्चों को कहते हैं कैसे एकदम बेकार के बच्चे हैं आजकल के, राइट? आप बेकार के बच्चे कहते हैं, लेकिन बच्चे हैं किसके? वो तो हमारे ही अपने हैं। वो बेकार हुए तो हम भी क्या हुए? हम तो नकारा हुए, तभी तो वो बेकार हुए ना। तो हम उसका दर्पण हम में ही देखें कि ये बेकार हुए, नकारा हुए तो क्यों हुए, इनमें वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मैं एक जगह गया और देखा, मुझे लगा कि उसको कुछ दे देना चाहिए क्योंकि फटा पुराना पहना है। एकदम से मैं देखा यहां पर फटा हुआ है, यहां पर फटा हुआ है, यहां पर फटा हुआ है। मैंने कहा अरे नया तो कपड़ा पहन लो, कम से कम कोई अच्छा कपड़ा दे दे। बाद में मुझे पता चला वो फटा हुआ जो है वो सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। तो जो फटा हुआ रहता है वो सारा अच्छा महंगा बिकता है। मतलब मुझे यह समझ में आया कि अब हम उस ओर अग्रसर हैं जहां हम आदि मानव बनने में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम आदि मानव होते चले जा रहे हैं। आजकल जितने कपड़े कम होते जा रहे हैं उतने ही हम आधुनिक होते चले जा रहे हैं, और जितना कपड़ा हम पहनते हैं उतने ही हम दकियानूस होते चले जा रहे हैं। ये हमारी परंपरा होती चली जा रही है आजकल की। तो इसमें वैल्यू कहां रह गई? यदि एक बेटी निकल रही है घर से किस तरीके के कपड़े पहन के, और मां यदि टोक नहीं पा रही है, पिता टोक नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं घर में मानवीय मूल्यों की लगातार कमी होती चली जा रही है। तभी बच्चे वैसा
कर पा रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं उनके साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए आप देखिएगा जब बच्चे छोटे रहते हैं तो जो लड़का होगा वो पिता के जूते को पहन लेगा, और लड़की जो होगी वो माँ के जूती या सैंडल को पहन लेगी, और वो बच्चा ऐसा ऐसा चलेगा, कोई उठाते नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा चलेगा। उसको ये अनुभूति होती है जैसे ही वो जूता पहन लिया तो वो क्या बन गया, पापा बन गया, और जैसी माँ का सैंडल पहन ली तो वो क्या बन गई, माँ बन गई। तो बच्चे डैडी और मम्मी का रोल बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो उनका खेल ही होता है छुटपन में, वो अपने आप को उस तरीके से उस आवरण में ओढ़ लेते हैं। तो हम जब उस तरीके का आवरण उनको उड़ाते हैं तब वैल्यूज को उनको बताना चाहिए। और इसीलिए जो थर्ड ये है कि क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। आपके यहां जो बच्चे आते हैं वो लार्वा के रूप में आते हैं। लार्वा मतलब लार्वा, ठीक। अब लार्वा, ये लार्वा जो है इसका मेटामॉर्फोसिस होके वो किस में बनता है, बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। क्या आपने कभी सोचा होगा वो सुंदर सी जो बटरफ्लाई है वो कभी इस लार्वा के रूप में रही है, आप सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन जब आप तितली को देखते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि इतनी सुंदर तितली इस लार्वा से ही बनी होगी। तो हमारा दायित्व यह है कि वो जो बच्चे हमारे पास लार्वा के रूप में आ रहे हैं उनको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में कन्वर्ट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम उसको कर पाते हैं। तो इसीलिए कैबिनेट ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की डिफिकल्टीज क्या है, देखिए हमारा माइंडसेट मैंने शुरू में कहा था कौन से सेंचुरी का है, 19th सेंचुरी का है, ठीक। और हमारा प्रोसेस कौन से सेंचुरी का है, 20th सेंचुरी का। और हम बच्चों को कौन से सेंचुरी के लिए पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, 21st सेंचुरी के लिए। दूसरा है क्वालिफाइड फैकल्टी हमारे पास कम है। तीसरा हमारे यहां पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है। चौथा ग्लोबल टैलेंट हमारे पास कम है। और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन कम है। फिर हाईली कॉम्प्लेक्स हमारा अनक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे के सारे हमारे लिए बैरियर हैं। बैरियर मतलब बाधाएं हैं। उन बाधाओं को हमें पार करने की जरूरत है। इसीलिए नीड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसको सेंटर किया गया है, इंडिया को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह किया गया कि पहले हम स्कूल में नहीं पढ़ा करते थे, गुरुकुल में पढ़ा करते थे। गुरुकुल क्या होता था, जो गुरु का कुनबा होता था, कुल होता था, उस गुरुकुल में गुरु सर्वोच्च होता था। और उस गुरुकुल में जो जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो सारे कई विधाओं में पारंगत होते थे। ऐसा नहीं कि अर्जुन केवल बाण चलाना जानता था, अर्जुन को भाला चलाना भी आता था, अर्जुन को गदा चलाना भी आता था, लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन किसमें था, धनुष में था। भीम का स्पेशलाइजेशन गदा में था और युधिष्ठिर का स्पेशलाइजेशन भाला में था। तो हर व्यक्ति स्पेशलाइजेशन अलग अलग किया, मतलब हर व्यक्ति ने एमएस अलग अलग में किया, लेकिन सबने क्या किया, एमबीबीएस तो जरूर किया था, राइट। तो द्रोणाचार्य के यहां गुरुकुल में सबने एमबीबीएस किया, लेकिन एमएस सबने अलग अलग में किया। किसी ने आंख में किया, किसी ने नाक में किया, किसी ने हड्डी पे किया, किसी ने ब्रेन पे किया, किसी ने हार्ट पे किया, ऐसा किया। अब हम स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। अब आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दोनों आई देखता है। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा एक डॉक्टर रहेगा राइट आई स्पेशलिस्ट और दूसरा रहेगा लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट। आज भी आपको मिल जाएंगे कॉर्निया स्पेशलिस्ट जो केवल कॉर्निया को देखता है, एक मिलेगा चेस्ट स्पेशलिस्ट, एक मिलेगा हार्ट स्पेशलिस्ट, एक मिलेगा वेन्स स्पेशलिस्ट। तो हर में हमारी क्या हो गई, ब्रांचेस अलग 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 होती चली जा रही हैं। तो इतना स्पेशलाइजेशन हो चुका है। तो इसलिए हमारे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। तो 1986 में पॉलिसी आई, 1992 में मॉडिफाई हुई, फिर राइट टू एजुकेशन आया। कब, 2009 में। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का, ठीक। अब राइट टू एजुकेशन में से टू को हटा दीजिए। हमें जरूरत राइट टू एजुकेशन की नहीं है, हमें राइट एजुकेशन की जरूरत है, ठीक। हम एजुकेशन सही तरीके से दे ही नहीं पा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन की जरूरत ही कहां है, यदि राइट एजुकेशन मिल जाए तो। हम हमेशा कह रहे हैं, मेरा आज जो लेक्चर हो रहा है ये ब्लेंडेड मोड पे है, ठीक है। आपने लिखा है ना यहां पर, कौन सा मोड पे लिखा है आपने, ब्लेंडेड मोड। यदि आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो बी को हटा दीजिए, लेंड नहीं कर पाएंगे। लेंड मतलब देना, है ना। ब्लेंड नहीं कहेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, लेंड नहीं कर पाएंगे। और यदि लेंड नहीं कर पाएंगे तो एल हटा दीजिए,
एजुकेशन का एंड कर देंगे। तो एजुकेशन एंड ना हो इसलिए आप क्या करिए, एजुकेशन को लेंड करिए। और लेंड करने के लिए क्या करना जरूरी है, ब्लेंड करना जरूरी है। तो ब्लेंड खुद ही कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है उसमें से, मैंने एक एक अक्षर उसमें से क्या किया है, हटाया है। ब्लेंड में से बी हटाया तो लेंड, लेंड में से एल हटाया तो एंड। तो एजुकेशन एंड ना हो इसलिए आप एजुकेशन को क्या करिए, लेंड करिए। जितना आप शिक्षा का प्रचार और प्रसार अपने ज्ञान का करते हैं, आपका ज्ञान उतना बढ़ता है। इसलिए उसको लेंड करिए। और लेंड करने के दो माध्यम हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा मैं आपसे मुखातिब हूं ऑफलाइन। ऑनलाइन भी नहीं, ऑन द लाइन की जरूरत है। जैसे राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट एजुकेशन की जरूरत है, वैसे ही ऑनलाइन नहीं, ऑन द लाइन आना है, उस रास्ते पे चलना है हमको, तब जाके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आ गया। अब शिक्षा में हमको क्या चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, जो मैं जूता पहन रहा हूं वो जूता कितने का है उसमें गुणवत्ता आ गई। और जितना मैं महंगा जूता लेता हूं उससे फर्क क्या पड़ेगा। 10,000 का जूता भी यहां रख के तो नहीं चलूंगा, वो कहां रहेगा, पैर में ही रहेगा, और वो गोबर में वही जूता सनेगा। 10,000 का जूता है करके मैं अपने सर को नीचे रख के तो नहीं चलूंगा कि गोबर में मेरा सर सन जाए और जूता प्रोटेक्टेड रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गांव वाले जैसे होते हैं, कहा हो इसका, ये देखा पनहीला हाथ में धर के चला तो बस में चढ़ जाता है, पनहीला हाथ में धरे रहता है, वो पहनता ही नहीं है। और कहीं जाना होता है तो ओला फिर निकालते हो, कहां ले, बस ले उतर जाते हो, ओकर बाद पहनीला पहन लेते हो, ओकर बाद रेंगे लगते हो। लेकिन बस में ओला धरे रहते इसमें। ठीक समझ में आया कि छत्तीसगढ़ी नहीं आया, आया ना। तो वो वैसी है। 10,000 का जूता भी होगा तो कहां होगा, पैर पे। लेकिन 150 रुपया का टोपी होगा तो, लेकिन वो पैर पे नहीं होगा। राइट, कीमत आप देखिए। और 10,000 का जूता होगा तो उसमें होगा क्या, कंफर्ट। कई बार तो आप जूता पहने पहने 6 घंटे तक पहने रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जूता पहना हुआ, इतना कंफर्ट देता है। और चलने में आपको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक, पहले जूता पहनते थे 200 या 500 रुपए का, तो आह करते थे, यहां से काट रहा है, इधर से काट रहा है, उधर से काट रहा है। 5,000 का जूता पहने तो आह से आहा हो गया। राइट, तो बदल क्या गया, आह से आहा। इसलिए मुंह भी कहता है, आह हो तो मुंह लगाइए ताकि आप आह से कहां पहुंच जाए। राइट, तो वो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। होलिस्टिक डेफिनेशन क्या होता है, होलिस्टिक ये होता है कि साइकोलॉजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, मेंटल हो, लिंग्विस्टिक हो, इन सारे चीजों को बढ़ाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, इसका सबसे बड़ा आयाम यह है कि न केवल ये एक एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, बल्कि ये पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और हम सारे लोग, जितने लोग टाइम टेबल बनाए हैं, वो सारे इस बात को देख लें कि ये भी बैठी हैं अंग्रेजी वाली, ये बैठी हैं हिंदी वाली, बाद में ये परिवर्तित हो गई शिक्षा वाली में। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी का टाइम टेबल किसी भी कॉलेज में या तो पहला पीरियड रहता है या सबसे अंत में रहता है, और बीच में हम दूसरा पीरियड रखते हैं। हिंदी को न तो हम कोई महत्व देते हैं, न ही हम अंग्रेजी को महत्व देते हैं। पहले पीरियड में बच्चे आते नहीं हैं और लास्ट पीरियड तक बच्चे रुकते नहीं हैं, और हम उसको कहते हैं, वो कौन सा विषय है, फाउंडेशन कोर्स, आधार पाठ्यक्रम। और आधार ही नहीं होता इसलिए हमारे बच्चों में धार ही नहीं होता। तो भाषाई आधार के बिना धार कैसे उत्पन्न होगा बच्चों में। इसलिए हमें यह मानना चाहिए, हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं उस विषय को यदि मैं संप्रेषित कर पा रहा हूं तो संप्रेषण के लिए मुझे भाषा की जरूरत होगी, और वो भाषा या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी या दूसरी कोई और भाषा होगी। और भाषा विषयों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, और उसी माध्यम को हम तोड़ देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो खिचड़ी भाषा बोलते हैं। वो तो ना तो पूरी तरीके से हिंदी बोल पाते हैं, ना पूरी तरीके से अंग्रेजी बोल पाते हैं, और जो बोलते हैं वो इंग्लिश होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी के पास, तो डॉक्टर से पूछते हैं क्या खाएं, तो डॉक्टर कहता है खिचड़ी खा लो। और खिचड़ी बनती कैसे है, थोड़ा सा चावल मिला दीजिए, थोड़ा सा दाल मिला दीजिए, थोड़ी सी हिंदी मिला दीजिए, थोड़ा सा अंग्रेजी मिला दीजिए, बन गई खिचड़ी। और हमारी भाषा भी क्या हो गई, खिचड़ी भाषा। और खिचड़ी कौन खाता है, बीमार। मतलब हम क्या हो गए, ये तो आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो इसीलिए हमें बीमारी से बाहर निकलने की जरूरत है। इसलिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी बढ़ाने की जरूरत है, और यह भी देखना है कि किस तरीके से हम अपने स्किल्स को अपग्रेड कर पाए।
और जब स्किल्स की अपग्रेड करते हैं, ये वाला कोटेशन भी मैं आपको दिखा चुका था। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो विजन की ओर थी, अब वाली किस ओर है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ओर है। स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। इनके कॉलेज को नैक कराना था, तो मैडम ने ज्वाइन करने के बाद क्या किया? स्ट्रैटेजी बनाई। विजन तो था, लेकिन विजन के अनुसार क्या बनाना है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने की जरूरत है। अब ये तीन लोग जो बैठे हैं, ये तीनों गंगा जमुना सरस्वती या ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कह लीजिए, ये प्रगति महाविद्यालय का क्या बनाएंगी? स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक। अब दूसरे में आइए, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, वो तो आपकी बनी हुई है। क्राइटेरिया 6 लीडरशिप गवर्नेंस मैनेजमेंट की पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन अब उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है, उसको आपको अनुकूल बनाना है, उसको अमल में लाना है, तो वो आपको करना है। तीसरा, एकेडमिक प्लान, ये तो आपके पास बन चुका है, लेकिन उस एकेडमिक प्लान को किसके हिसाब से करना है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आते समय मैडम ने कहा कि सर हमें यह भी देखना है कि नैक के हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम कैसे बेहतर बना सके, ये भी देखने की जरूरत है। जो हमारा क्राइटेरिया 4 है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स, तो हमें वो भी देखना है कि उसको हम कैसे यूज कर पाए। जैसे ये रूम, आप बैठ बैठ के बहुत देर से बैठे बैठे आपका शरीर जो है वो सुस्त हो गया है, मुझे सुन सुन के, तभी वो भाई साहब के मुंह से सुरसा के जैसा उनका मुंह ऐसा खुल रहा है, और वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं क्योंकि उनका शरीर जो है वो थोड़ा सा शिथिल होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पड़ गई। आपने एक फिल्म, हाँ, तो एक फिल्म आपने देखा होगा, ठीक, 3 इडियट्स देखा है? उस 3 इडियट्स के फिल्म में एक सीन है जहां पर बच्चा पैदा होता है, देखा है? उस सीन को दिखाने के लिए इतना देर क्यों किया गया था? उस सीन में बच्चा पैदा होने के सीन को दिखाने की क्या जरूरत थी? और वो जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा क्या नहीं किया? रोया नहीं। और जैसे ही वो बच्चा रोया नहीं तो टेंशन क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। बच्चे को रुलाना क्यों चाहिए? बताइए। बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और मैं तो कुछ नहीं पढ़ाता इनमें से। मैंने कहा ही था मैं यायावर हूं, घुमक्कड़ आदमी हूं। बच्चे को रुलाना क्यों जरूरी है? हार्ट बीट, स्किल्स। बच्चे को इसलिए रुलाना जरूरी है कि बच्चा मां से अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा होता है, इसलिए मां जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसको अच्छे अच्छे हम चीजें खिलाते हैं, पौष्टिक चीजें खिलाते हैं, और इसलिए खिलाते हैं कि बच्चा भी अच्छा हो, क्योंकि वो मां जो खाती है उसी को वो भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वो सांस भी लेता है तो किससे? मां से लेता है। अब अम्बिलिकल कार्ड से जैसे ही उसको अलग करते हैं, बच्चा डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब उसको सांस खुद लेना है। उसकी नाक इतनी छोटी रहती है, उसमें उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, इसलिए बच्चे को रुलाना इसलिए आवश्यक है कि वो जैसे ही उनके जैसा ऐसा मुंह खोलेगा तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन उसके मुंह से अंदर जाएगी और सीधा कहां पहुंचेगी? ब्रेन पे, और ब्रेन फंक्शनिंग करना स्टार्ट करेगा कब? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। और ऑक्सीजन नहीं मिला तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। इसलिए बच्चा मेंटली रिटार्डेड ना हो, इसलिए उसको रुलाने की जरूरत है। उस फिल्म में यही दिखाया गया था, लेकिन हमने कभी भी उस फिल्म को इस दृष्टि से, तो वो परसेप्शन है, तो वो परसेप्शन है। इसीलिए फिल्म भी देखें तो उसमें कितनी चीजें हमारे काम की हो सकती हैं, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, ये भी हमें देखने की जरूरत है। और इसीलिए तारे जमीन पर आप देखिए, वो बच्चा जब पन्ना, उसका एक बुक होता है, उस बुक में देखिए फैमिली रहती है, 2 बच्चे, माता पिता, और जैसे जैसे पन्ना पलटते जाता है वो एक बच्चा जो है वो फैमिली से, उसमें भी दिखाने का यही मतलब है। आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे से करते 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 इतना कर लेते हैं कि वो बच्चा आपसे इतना दूर हो जाता है। और आजकल देखिए मां बाप अकेले रह जाते हैं, बच्चे कहीं विदेश में रहते हैं, इधर पिता की मृत्यु भी हो गई, तो वो कहता है कि ठीक है 13 डे में राइट्स है ना, वो रिचुअल्स पूरे करने हैं, 12th डे को मैं आ जाऊंगा, 13th को करके 14th को निकल जाऊंगा। कौन सी वैल्यूज रही? किसके लिए आपने बच्चे पैदा किए? किसके लिए? और इसीलिए तो हमारे यहाँ इतने सारे ओल्ड एज होम खुलते चले जा रहे हैं। हम आराम से रहना चाहते हैं और अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज दें, एक मुश्त 10,000 दे दें, भैया तू इनकी देख रेख कर, और हमारे माता पिता खुशी रहें। और किसी दिन उनके बर्थडे में चले गए, किसी को खाना खिला दिए और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। ये हमारे वैल्यूज हो गए। और यदि ऐसे वैल्यूज हैं
तो ये हमारा ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये क्वालिटी एश्योरेंस यही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, एक्रेडिटेशन को हम आगे बढ़ाएं। और उसके बाद आगे कहता है एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये कहता है वर्ल्ड क्लास मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाना है। कोई भी सोल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए कि केवल साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब उसमें होना चाहिए। और आगे चल के एनईपी कहता है स्टेम कोर्सेस होना चाहिए। स्टेम मतलब तना, है ना, किसी भी पेड़ का तना वो बड़ा स्ट्रांग होता है, तना, और वही स्टेम है। स्टेम मतलब होता है साइंस, टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई मतलब होता है इंजीनियरिंग एंड एम मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो हर इंस्टीट्यूशन में स्टेम कोर्सेस होना चाहिए, साइंस भी होना चाहिए, और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो वो इंक्रीज जीईआर की बात करता है। जीईआर मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल दर्ज अनुपात जो है वो 50% होना चाहिए 2035 तक। और आज भारत का सकल दर्ज अनुपात 27.4 है और छत्तीसगढ़ का सकल दर्ज अनुपात 18.5 है। मतलब हम आज सेंट्रल से बहुत पीछे हैं और सेंटर जो है वो 23% पीछे है। कब से? 2035 में। तो इतना हम कैसे बढ़ाएं सकल दर्ज अनुपात को। और इस साल मुझे याद है, आप सभी मानते भी होंगे, इस साल एडमिशंस बहुत कम हुए हैं और लगातार डेट बढ़ती जा रही है, लेकिन एडमिशन पिछले साल जैसे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों बच्चे रेगुलर नहीं आना चाह रहे हैं? बहुत सारे इसके कारण होंगे जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिर प्रेशर ऑफ टाइम क्या है? यह है कि एक्सपर्टाइज इन एकेडमिक प्रोग्राम, स्टूडेंट्स को कैसे हम इक्विप करें एकेडमिक प्रोग्राम में, कैसे उनका इंटरेस्ट अपनी ओर खींचे, स्टूडेंट्स को सफिशिएंट रेंज ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स कैसे पैदा करें। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था, स्किल नहीं होगा तो सोसाइटी किल करेगी। किल क्यों करेगी? क्योंकि आप इल हैं। तो आप इल ना हो, आपको सोसाइटी किल ना करे, इसलिए आप में क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए। एनेबल देम टू प्ले इफेक्टिव रोल इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। आजकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको बुरा लगेगा, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कि आज नौकरियां तो हैं, लेकिन नौकरी के लायक लोग नहीं हैं, उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि उस नौकरी को वो ले सके। इतने सारे ग्रेजुएट, इतने सारे पोस्ट ग्रेजुएट, इतने सारे पीएचडी, इतने सारे नेट क्लियर हैं, लेकिन जब मैं आत्मानंद कॉलेज का इंटरव्यू कर रहा था गेस्ट फैकल्टी के लिए, इंग्लिश में बुलवाने के लिए, तो मुझे उंगली में गिनने लायक लोग मिले। और कई सब्जेक्ट में तो 3-4 बार इंटरव्यू कराने के बाद भी मुझे लोग इंग्लिश में पढ़ाने वाले नहीं मिले। मतलब people are unable to speak in English, people are unable to deliver the content in English, people are unable to speak even general things in English. Teaching is entirely different. Other than teaching, they have to use English in day-to-day process, which they are unable to do. And if they are studying from English medium colleges or schools, they are unable to express themselves, or else they are unable to even use some of the English words, then what is the use of teaching them English right from first standard to अंडर ग्रेजुएशन और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने एक लड़के से पूछा, हमारे बगल में एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने पूछा कि आप व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? उसने कहा एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्होंने कहा डिड यू डू एमए इंग्लिश इन हिंदी मीडियम? यस सर, इन हिंदी मीडियम सर। हम मरता क्या नहीं करता, काटो तो खून नहीं था हमारा। बाद में हमने उनको समझाया कि भैया यहां तो बोल दिया, आइंदा से मत बोलना एमए इंग्लिश हिंदी मीडियम में किया हूं करके। तो मैं हमेशा बोलता हूं अपने लिए कि मैंने 1ली से 4वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, 5वीं से 10वीं तक कन्नड़ मीडियम में पढ़ा, नहीं 5वीं से 7वीं तक कन्नड़ मीडियम में पढ़ा, 8वीं से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, फिर उसके बाद 11वीं से लेके अपने बीएससी तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, फिर एमए इंग्लिश जो है वो हिंदी मीडियम में नहीं था, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में किया। तो कई सारे मीडियम मेरे चेंज होते चले गए। तो लेकिन उसने ये कहा कि मैंने एमए इंग्लिश किसमें किया, तो वो समझ में ही आ रहा था, है ना, कि जंप्ड एंड किक्ड द बॉल। तो वो जंप्ड एंड किक्ड ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर जंप करो और उसको राइट। और उसके बाद इनिशिएटिव्स टू बी टेकन। इनिशिएटिव ये है डेवलपमेंट ऑफ नीड बेस्ड सोशली रेलेवेंट प्रोग्राम्स। अब हमको ये देखना है क्या हमारा प्रोग्राम सोशली रेलेवेंट है, क्या वो प्रोग्राम उसको एक सही टीचर बनाने में कारगर है कि नहीं है। फिर रेलेवेंट करिकुलम इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड।
आप आज बैठ के सिलेबस बनाते हैं और 4 साल तक वो सिलेबस कैसे चलेगा इसका भी आपको पहले से क्या होना चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए। क्योंकि आज जब हम पुल बनाते हैं तो ये एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले 20 सालों में इस पुल पर इतना वजन आएगा, इतनी गाड़ियां बढ़ेंगी, इतने लोग बढ़ेंगे, इतना प्रेशर आएगा, उस हिसाब से आज हम पुल बनाते हैं। और जो इंजीनियर ऐसा सोच के नहीं बनाते हैं वो अगली बारिश में वो पुल, आप समझ गए, राइट। तो वो उस तरीके से क्या हमारा करिकुलम है। आगे कहता है कि इमर्जिंग एरियाज, इनोवेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, तो उसको देखना है। पीरियोडिक रीस्ट्रक्चर करना है सिलेबस का। फिर एक्सटेंसिव इंटेंसिव एकेडमिक एक्सरसाइज करना है। और उसके बाद कहता है इनिशिएटिव में एडिशनल एम्फेसिस किस पे देना है, आईसीटी पे। और हम क्या करते हैं, इस आईसीटी की ऐसी की तैसी करते हैं। और हम क्या यूज कर लेते हैं, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज कर लेते हैं, इसको उतना यूज नहीं करते। हम सोचते हैं यार कौन मेहनत करे यार, कौन पीपीटी बनाए यार, कौन इतना परिश्रम करे। लेकिन मेरी एक बार की पीपीटी मेरे कितने बार की पीपीटी में काम आती है। मैं उसमें केवल एडिशन करता हूं, डिलीशन करता हूं, कुछ अपडेट करता हूं और मेरी पीपीटी हमेशा तैयार रहती है। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, ऑडियो चाहिए और विजुअल चाहिए। तो आज का जमाना एवी का है, एवी मतलब ऑडियो विजुअल, इसलिए मेरे गाड़ी का भी नंबर जो है वो एवी है, राइट। तो दूसरा है कैफेटेरिया अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच ये होता है कि आपके पास इतना बुफे रखा हुआ है, कौन सा आपको पिक एंड चूज करना है, आप कौन सा चाहिए उसको लीजिए। ये नहीं हुआ कि हम रिसेप्शन में चले गए और सारी चीजों को डाल लिए और उसके बाद जब खाने में लगे तब पता चला ये तो उतना अच्छा नहीं है, हमने वेस्ट कर दिया। तो वेस्ट करने से बेहतर है पिक करिए उसी को जिसको आप चूज करते हैं। तो इसीलिए उस तरीके का अप्रोच करने की जरूरत है। मल्टी स्किल डेवलप करना है। क्योंकि आप यदि रायपुर में, नया रायपुर की ओर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक क्या है, वो जहां से राम मंदिर के लिए मुड़ते हैं उसके लेफ्ट साइड में मॉल है, राइट। पंडरी में भी क्या है, मॉल है। और जो बिल्डिंग्स बन रही हैं आजकल क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। जब बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बन रही है, जब इतने सारे मॉल्स हैं, तो हमारा स्किल भी क्या होना चाहिए, मल्टी स्किल हम में होना चाहिए। तो हम सभी को मल्टी स्किल डेवलप करना है। साइंस एजुकेशन को प्रमोट करना है, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, स्किल्स को प्रमोट करना है। और इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इमेजिनेशन। सबसे पहले तो आप इमेजिन करिए कि कैसा होगा मेरा प्रगति कॉलेज आने वाले 5 सालों में, कैसा दिखेगा, इमेजिनेशन। देन कम्स लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली देखिए कि कहां कहां हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल करिए, जो हमारे ब्रेन का है उसका। फिर क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करिए, कैसे कैसे नए नए क्रिएशन कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इमोशनल स्किल्स को भी यूज करिए, लैंग्वेज स्किल्स को यूज करिए, फिजिकल और सैप्टिकल, सेल्फ अवेयरनेस और सोशल। इतने सारे स्किल्स को आप कर पाते हैं तब जाके कौन सा डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी बात करता है, होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है। और होलिस्टिक एजुकेशन मतलब HOLISTIC एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन। तो हमारा एजुकेशन आजकल हमारे सिस्टम में क्या कर दिया है, हमारा एजुकेशन आजकल हमारे सिस्टम में क्या कर दिया है, बताइए मैडम। इसको पकड़िए, पकड़िए इसको अच्छे, ऐसे पकड़िए, ठीक, पकड़िए अच्छे से। हाँ, ये होल्ड कर दिया है, HOLE। जबकि हमें कौन सा एजुकेशन की जरूरत है, होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हिंदी में यदि कहूं तो सर्वांगीण विकास की बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये होलिस्टिक एजुकेशन है। कोर एकेडमिक्स भी होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं है बल्कि एम्पैथी की जरूरत है। एम्पैथी मतलब परानुभूति। उसको सहानुभूति की जरूरत नहीं है सिंपैथी की, बल्कि परानुभूति की जरूरत है। परानुभूति तब कहते हैं जब आप अपने पैर में दूसरे का जूता पहन लीजिए और जूता काट रहा हो तो आपको समझ में आ जाएगा वो कितने तकलीफ में होगा। उसको जैसा दर्द हो रहा है वैसा ही दर्द यदि मुझे होता है तो वो क्या है, परानुभूति है। तो वही एम्पैथी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा था, लॉट से कहां जाना है, हॉट्स में जाना है। और उस हॉट्स में सबसे बड़ा स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए। आप लोग एजुकेशन पढ़ाते हैं, उसमें एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, आपने सुना होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और उस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक ट्रायंगल बनता है।
उस ट्रायंगल में जो लोअर होते हैं वो होते हैं लॉट्स और जो हायर होते हैं वो होते हैं हॉट्स। वही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको अपनाने की जरूरत है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कोरोना जब आया तो कोरोना में अवसाद के क्षण इतने अधिक आए कि न जाने कितने लोग क्या हो गए थे, साइकोलॉजिकली अपसेट हो गए थे। और किस में चले गए थे वो लोग? डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन किस बात का? डिप्रेशन इसीलिए हुआ कि हमने एडवर्सिटी स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं किया, और उसी एडवर्सिटी स्किल को जिसने प्रैक्टिस किया वो अवसाद से अवसर की ओर चला गया और हम अवसाद से निरुत्तर हो गए। तो अवसाद से अवसर में वो व्यक्ति आए, जैसे मेरी भाई की वाइफ है, पहले ये पास में एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम का जो रविशंकर यूनिवर्सिटी के पीछे में है, कौन सा? तो वहां वो इंग्लिश में पढ़ाती थी। बाद में जब कोरोना आया तो उन्होंने 50% सैलरी किया, उसने जाना बंद किया। शास्त्रीय संगीत की बड़ी अच्छी एक्सपोनेंट है। धीरे धीरे उसने एडवर्टाइज किया। आज उसके पास करीब करीब 75,000 पर मंथ घर में बैठ के अर्न करती है, और उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं। कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से, सब ऑनलाइन कर रहे हैं, और वो ऑनलाइन कर रहे हैं और ये ऑन द लाइन आ गई है। तो ये होता है अवसाद में अवसर। न जाने कितने लोगों ने अवसाद में अवसर खोजे हैं और हम अवसाद में बेस्वाद हो गए थे। वही होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और उसी हिसाब से हम अपना कैरेक्टर फॉर्मेशन करेंगे। हेल्दी सोशल स्किल्स और मैनर्स। मैनर्स ये था कि आप दोनों आए, वहां बैठे थे। मैनर्स ये हुआ कि यहां से उठ के उनको वहां से उठा के यहां ससम्मान बैठाया गया। ये हमारा क्या है? मैनर्स है। और इस मैनर्स को आपने देखा तो आप भी इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और यही मैनर्स जो है ये कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब संक्रामक है, एक से दूसरे को जाएगा। देखिए ये भी मुस्कुराने लगी, राइट? मैं मुस्कुराया तो ये मुस्कुराई, ये मुस्कुराई तो ये मुस्कुराए। तो स्माइल क्या हो गई? कॉन्टेजियस। इसीलिए स्माइल एंड वॉक अ माइल। स्माइल में से एस हटा दीजिए, बचा क्या? स्माइल। स्माइल करिए और रोज 1 मील घूमिए तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, राइट? और उसके साथ साथ हैंड्स ऑन लेसन्स। हैंड्स जो है हमेशा ऑन रहना चाहिए। इसलिए कभी भी इस पोडियम का यूज मत करिए। ये जो पोडियम है ये बैरियर है, ये आपको लोगों से कनेक्ट होने से रोकता है। तभी मैंने श्रुति मैम को कहा था मुझे ये कॉर्डलेस माइक भी मत दीजिएगा, वरना मेरा एक हाथ जो है वो अपनी क्रियाओं को करने में असमर्थ रहेगा। इसलिए कॉलर माइक दे दीजिएगा ताकि मेरे दोनों हाथ खुले रहें, और यदि मैं कुछ कहना भी चाहूं, करना भी चाहूं, तो कम से कम मैं ऐसा तो कर लूं, राइट? तो वो हाथ से मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारा हैंड्स ऑन होना चाहिए। और ऑन जो है वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि ऑन यदि ऐसा लिखते हैं तो हम इधर से पढ़ते हैं। ऑन का इधर से पढ़िए। हाँ, हम हमेशा नो कहते हैं, और नो नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमेशा क्या कहना चाहिए? ऑन कहना चाहिए। और ये बहुसंकायी उच्च शिक्षा संस्थानों में, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने एनईपी रख रहा हूं कि हमने मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की थी, और जो एकल विषय के या एकल जो हमारी फैकल्टी थी उसके जो संस्थान थे, उन सारे संस्थानों को हम यहां पर बहुसंकायी में कर दिए और रोजगार मूलक पाठ्यक्रम में हम परिवर्तित करने का प्रयास किए। और इसीलिए एनईपी को हम पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एनईपी के जितने प्रावधान हैं उसको यदि हम महाविद्यालय में लागू करते तो पूरे के पूरे विश्वविद्यालय केवल और केवल परीक्षा करवाते रह जाते, और आप सारे लोग केवल पेपर सेटिंग करते और पेपर का इवैल्यूएशन करते। पढ़ाई होती नहीं और बच्चे ना पढ़ पाते, क्योंकि हमारा परिवेश सेमेस्टर को लागू करने लायक परिवेश नहीं है। फॉरेन में सेमेस्टर लागू हो सकता है जहां पर एक क्लास में 15, 16, 20 बच्चे होते हैं, लेकिन आपके क्लास में 20 नहीं, 20 के बगल में एक और शून्य लगा दीजिए, 200, और वो पहला दो के बाद शून्य है उसमें 5 कर दीजिए, 250। फाउंडेशन के कोर्स में 250 बच्चे हैं, और ऐसे 250 बच्चे, और हर एक ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा क्या लेगा? इंग्लिश लेगा। और इंग्लिश पढ़ाने वाले का सोचिए कितनी उसको आंसर शीट जांचनी होगी और कितने पेपर उसको बनाने होंगे। तो सेमेस्टर हमारे लिए उस तरीके से नहीं था। तो हमने क्या किया, महाविद्यालयों में लागू करने से पहले हमने स्वशासी महाविद्यालय जो हमारे 8 थे उसमें हमने इसको लागू किया, और उसके बाद निजी विश्वविद्यालय को यह कहा गया कि आप अपने विश्वविद्यालयों में भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखिए।
दूसरा यह था सकल दर्ज अनुपात जो हमारा 27.1 है उसको 50% तक 2035 तक ले जाने का एक बृहद कार्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। तो हमें उसके लिए क्या करना था, जो हमारी पोषक संस्थाएं हैं उनके साथ हमें अपना संपर्क बढ़ाना है ताकि पोषक संस्थाओं से निकलने वाले बच्चे सीधा कहां आ जाएं, हमारे ही महाविद्यालयों में आ जाए, वो यहीं पर प्रवेश लें। वो करने की जरूरत है और महाविद्यालय में जो उपलब्ध स्टाफ है उन स्टाफ को वहां की सीट संख्या के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाए। फिर तीसरा यह था कि राज्य के विभिन्न जो आदिवासी जगहें हैं वहां पर भी महाविद्यालय खोला जाए और जो राजकीय विश्वविद्यालय मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज को इतना वृहद कर दिया जाए कि वो नैक की रैंकिंग जो है वो बेहतर से बेहतर रैंकिंग प्राप्त कर सके। और हर विश्वविद्यालय को कहा गया कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का प्रोग्राम तो आप चलाते हैं, आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाइए, डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलाइए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलाइए ताकि बच्चे जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्स कर सके, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो गरम कुत्ता ज्यादा खाते हैं। हाँ राइट, हॉट डॉग आप समझ गए, मैंने हिंदी में कहा था गरम कुत्ता ज्यादा खाते हैं। मतलब हॉट डॉग है यह एक ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है, उसके लिए मुंह आ करके खोलना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ बर्गर, राइट। वो बर्गर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। तो कभी आपने देखा हमारे यहां जब खाना परोसा जाता है तो इधर चावल परोसा जाता है, कटोरी में दाल दी जाती है और यदि एक ही थाली में डालना हुआ तो दाल जो है वो हम चावल को बीच में ऐसे गोला कर देते हैं तो उसके अंदर हम दाल डाल देते हैं, बगल में यहां सब्जी रहती है, उसके बगल में सलाद रहता है, उसके बगल में नमक रहता है, उसके बगल में अचार रहता है, ऐसा हम गोल घुमा के रखते हैं। लेकिन बर्गर में क्या हुआ, वो एक चावल, उसके ऊपर दाल, उसके ऊपर सब्जी, उसके ऊपर सलाद, उसी के ऊपर पापड़, सब एक साथ ऐसा। तो हमारी वो परंपरा नहीं थी, हमने उस परंपरा को अपनाया जो विदेश की परंपरा थी। तो यहां पर भी हम वैसे पाठ्यक्रम लागू करें, इसलिए 4 वर्षीय डिग्री कोर्स खोला गया। पहले वर्ष में यदि आप पास कर लेते हैं और आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, दूसरे वर्ष में आप निकलना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाए, तीसरे वर्ष में निकलते हैं तो आपको डिग्री दे दिया जाएगा और तीसरे वर्ष के बाद आप चौथे वर्ष में जाना चाहते हैं और आपका रिसर्च का बेंट ऑफ माइंड है तो आप 7.5 सीजीपीए पाते हैं तो आप रिसर्च की डिग्री की ओर जा सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स को ले सकते हैं चौथे साल में। ये हमने किया। और पहले ये होता था कि फर्स्ट ईयर कोई छोड़ दिया तो उसको कभी डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं मिलती थी, सेकेंड ईयर छोड़ दिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन फाइनल ईयर करने के बाद उसको डिग्री मिलती थी। अब हमने कोर्स को ऐसा बना दिया है कि फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद वो 3 साल बाद लौट के सेकेंड ईयर करना चाहता है तो भी उसको गैप महसूस नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम अपने आप में पूरा है, सेकेंड ईयर का अपने आप में पूरा है, थर्ड ईयर का अपने आप में पूरा है। फर्स्ट ईयर पास किया तो सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास किया तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर पास किया तो डिग्री और फोर्थ ईयर पास किया तो डिग्री विथ रिसर्च या डिग्री विथ ऑनर्स मिलेगा। और उसके बाद 5वें साल में केवल 1 साल का वो पीजी करेगा। तो दोनों ब्रांच है हमारे पास, 3 साल बाद 2 साल का कर ले या 4 साल के बाद 1 साल का कर ले और बच्चा मुक्त है। हमने उसको उन्मुक्त किया है और उसको ये कहा है कि भाई साहब आप यदि साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके सेकेंड ईयर में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यदि इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स ले लीजिए, फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स ले लीजिए और आगे चल के चौथे साल में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कर लीजिए। मतलब उस व्यक्ति को हमने आर्ट्स का भी विषय दे दिया। ये कॉमर्स वाले हैं, इनको फिजिक्स अच्छा लगता है तो हमने इनको फिजिक्स भी दे दिया। इसलिए पहले की डिग्री में देखिएगा लोग बीए कर लेते थे, बीए इन मैथमेटिक्स, तो बीए में भी क्या होता था, मैथ्स लेते थे। हम उसी पद्धति में फिर वापस आ रहे हैं। मतलब भारतीय परंपरा के अनुसार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब पूरे तरीके से भारतीय होती चली जा रही है, विदेशी नहीं रही। कहने का तात्पर्य यह था। इसके बाद था 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। एंट्री ले लीजिए, आप एक बार एंट्री लिए, फर्स्ट ईयर किए, सर्टिफिकेट पा गए, छोड़ दिए। 3 साल बाद आप फिर एंट्री लिए, सेकेंड ईयर किए, छोड़ दिए। 2 साल बाद फिर फाइनल ईयर किए, तो आपकी एंट्री कैसी हुई, मल्टीपल एंट्री। और वैसी ही आपकी एग्जिट कैसी होगी, मल्टीपल एग्जिट हो जाएगी। और जैसे मैंने ये लिखा है डिप्लोमा, डिग्री और बैचलर रिसर्च, इस पर आपको डिग्री मिल जाएगी। फिर यह था ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड का मैं आपको बताया, जब तक आप ब्लेंड नहीं करेंगे तब तक लैंड नहीं करेंगे, और लैंड नहीं करेंगे तो
एजुकेशन को एंड कर देंगे। तो इसीलिए मिश्रित प्रणाली को करने की जरूरत थी। और ये एबीसी, एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, हमने विश्वविद्यालय को कह दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाला और महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक बच्चे का एबीसी आईडी होना चाहिए। एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक ऐसा बैंक जहां पर हमारा बच्चा कोई क्रेडिट कोर्स कर ले, जैसे स्वयं के कोर्स या मूक के कोर्स कर ले, 4 क्रेडिट का कोर्स वो कर ले, वो 4 क्रेडिट उसके खाते में दर्ज हो जाए और हमारे महाविद्यालय का जो 4 क्रेडिट का कोर्स है वो उसके बदले इस क्रेडिट को वहां पर यूज करे और महाविद्यालय में उस 4 क्रेडिट को कोर्स को करने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये अभी स्वशासी महाविद्यालयों में ही है, इसको अभी हमने दूसरे महाविद्यालयों में अभी तक लागू नहीं किया है, उसको विश्वविद्यालय को करना है। स्वशासी महाविद्यालयों में यह है कि स्वयं का कोर्स यदि कोई बच्चा करता है तो स्वयं का कोर्स करने के लिए पूरा का पूरा कोर्स ऑनलाइन है, पूरा का पूरा मटेरियल ऑनलाइन है, पूरा का पूरा ऑडियो और वीडियो ऑनलाइन है। लेकिन उसको यदि उस कोर्स को करने का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको भिलाई में एक सेंटर है, वहां पर जाके ऑफलाइन एग्जाम देना होगा। बाकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा और उसकी कीमत है 1000 रुपये। आप में से हर एक व्यक्ति स्वयं का कोर्स कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 1000 रुपया देके क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। वरना केवल नॉलेज गेन करना है तो आप n नंबर ऑफ स्वयं के कोर्सेस को बड़े इजीली घर में बैठ के कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा जो है एजुकेशन में है। फिर आगे कहता है ब्लेंडेड लर्निंग में इंटर्नशिप। अभी हमने केवल स्वशासी महाविद्यालय को इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम मतलब जिसमें इंटर्नशिप सिलेबस का एक पार्ट है, वो करना आवश्यक है। इंटर्नशिप वो नहीं है जहां पर इंटर्नशिप करने के लिए मैं पैसा दूं, बल्कि इंटर्नशिप वो है जहां मैं इंटर्नशिप करूं तो मुझे उसके बदले में स्टाइफंड भी मिले। तो आज हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि इतने बैच में हम लोगों को इंटर्नशिप दिलवा पाएं और लोग उनको पैसा दे पाएं, इसलिए हमने स्वशासी महाविद्यालयों में इंटर्नशिप लागू किया। फिर इसके बाद यह हुआ कि हमने स्मार्ट क्लास, हम स्मार्ट क्लास की बात करते हैं। और ये जो मेरा मोबाइल है, ये कौन सा मोबाइल है, क्या है, पूरा बोलिए, स्मार्टफोन। आपका नाम क्या है, दीक्षा, राइट। दीक्षा ने अपने नाम के सामने स्मार्ट यूज किया क्या, नहीं, लेकिन आपने फोन को नाम क्या दिया, स्मार्टफोन। मतलब ये फोन क्या बन गया है, स्मार्ट। और हम क्या नहीं बन पाए, ये तो आपने कहा, मैंने नहीं कहा, ठीक, आप स्मार्ट नहीं बन पाए हैं, ठीक है। स्मार्ट को देखिएगा कितना अच्छा शब्द है। यदि आप स्मार्ट हैं तो आप कहां जाएंगे, एस हटा दीजिए, मार्ट में चले जाएंगे। मार्ट मतलब बाजार, और बाजार में आप चले जाएंगे, मार्ट में से एम हटा दीजिए, बचा क्या, आर्ट। दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास क्या है, आर्ट है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा चलता है, और जब लड़कियां चलती है तो कहते हैं कैटवॉक बहुत अच्छा करते हैं, रैंप पे कैटवॉक बहुत अच्छा होता है। कोई सुंदर बहुत है, कोई सिलाई बहुत अच्छा करती है, कोई बुनाई बहुत अच्छा करती है, कोई कढ़ाई बहुत अच्छा करती है, कोई केस सज्जा बहुत अच्छा करती है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है, कोई गाती बहुत अच्छा है। ये भाई साहब जो है ये बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, ये तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, वो गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हर किसी के पास क्या है, आर्ट है। और वो आर्ट आप लेके कहां जाएंगे, मार्ट में। और मार्ट में जैसे ही गए, आपका आर्ट बिकना चालू हो गया तो आप क्या बन जाएंगे, क्लियर। तो ये जो स्मार्ट बनने की परंपरा है, इसको भी हमें बनाने की जरूरत है। मैं जब मॉक विजिट में नैक पे जाता था तो लोग कहते थे सर हमारे यहां स्मार्ट रूम है। जब गया तो देखा एक प्रोजेक्टर लटका हुआ है और एक स्क्रीन लटकी हुई है, और उन्होंने कहा सर ये हमारा स्मार्ट रूम है। मैं बोला इसमें स्मार्ट क्या है, इसको हटा दो, इसको आप ऊपर कर देते हैं, मैं इसको उठा के ऊपर कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, बस इस पे प्रोजेक्ट हो रहा है ना। और इस पे प्रोजेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, दीवार पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये स्क्रीन किसका काम कर रहा है, दीवार का ही काम कर रहा है। इसमें स्मार्टनेस क्या है। दूसरी जगह गया तो उन्होंने दिखाया एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया, प्रोजेक्टर लगा दिया, उससे प्रोजेक्ट किया। मैंने ये क्या, ये स्मार्ट रूम है सर। मैं बोला स्मार्ट रूम क्या है, ग्रीन बोर्ड के बदले इसमें क्या स्मार्ट है। तीसरे कॉलेज में गया, ये प्रोजेक्टर, ये यहां पर एक व्हाइट बोर्ड, उस पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बहुत सारे फंक्शंस थे जिसको टच स्क्रीन में मैं करके कर सकता था। उन्होंने कहा सर ये हमारा स्मार्ट रूम है। चौथे में गया, वहां पर एक बड़ा सा डिजिटल पैनल लगा हुआ था और वो इंटरैक्टिव पैनल था, और
इसी के जैसा टच स्क्रीन था, उसमें से मैं गूगल निकाल सकता था, यूट्यूब निकाल सकता था। तो उन्होंने कहा सर इसमें तो प्रोजेक्टर की भी जरूरत नहीं है, ये तो इतना बड़ा सा अपने आप में इंटरैक्टिव डिजिटल पैनल है और इसी में चलता है, ये हमारा स्मार्ट रूम है। तो स्मार्ट रूम की कल्पना जो थी मेरे मन में वो कितने तरीके से आ गई, 4 तरीके से आ गई। एक और मैं गया, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा पोडियम। एक और में मैं गया, उसमें ऐसा स्पीकर और यहां पर उसका क्या लगा हुआ था, स्पीकर लगा हुआ था, एम्पलीफायर, और यहां पर माइक लगा था। उन्होंने कहा सर ये क्या है, डिजिटल पोडियम है। एक और जगह गया, वहां पर यही लगा हुआ था, नीचे में एक कंप्यूटर भी लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये डिजिटल पोडियम। मतलब ये हुआ स्मार्ट क्लास की हमारी परिकल्पना अलग अलग प्रकार की थी। हमको एक तरीके का स्मार्ट क्लास बनाने की जरूरत है। और हम नैक हमेशा कहती है कि आपके पास लैंग्वेज लैब है क्या? लैंग्वेज लैब नहीं है तो आप लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे? तो मैंने नैक वालों से एक बार पूछा था, सर वेयर डिड यू लर्न योर लैंग्वेज, वेयर डिड यू लर्न योर मदर टंग, वेयर डिड यू लर्न योर इंग्लिश? तो उन्होंने कहा कि आई लर्न माई मदर टंग फ्रॉम माई मदर एंड एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न आई लर्न इट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर डिड यू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेज इन एनी ऑफ द लैब्स? उन्होंने कहा नो। देन आई सेड व्हाई आर यू आस्किंग फॉर लैंग्वेज लैब देन? निरुत्तर हो गए वो। इसलिए कि दुनिया में सोसाइटी से बड़ा लैंग्वेज लैब है ही नहीं। इस लैब में ये कंप्यूटर हमको क्या सिखाएगा? वो जाके तिहारू के साथ बैठ जाइए, खुरबहरा के साथ बैठ जाइए और वो मचान में या लकड़ी में बैठ जाइए और उकड़ू बैठ के उसके साथ वो लाल वाली चाय पीजिए, तो वो बताएगा साहब कैसे बने हैं चाय, एकदम गुरतुर बनेगा तो चाह। तो वो लौकी की सब्जी खाइए तो बोलेगा मिठाते कि नहीं मिठाते, अब्बड़ मिठातेगा यार। तो वो वहां से सीख पाएंगे, वो लैंग्वेज लैब है तिहारू। और इनके पास बैठिए, ये हिंदी सिखाएंगे। सर आपकी भाषाएं न केवल परिष्कृत होनी चाहिए बल्कि भाषाओं का विस्तार भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। और भाषाओं के विकास और विस्तार के लिए आपकी वाणी में माधुर्यता भी होनी चाहिए। और वाणी में माधुर्यता के साथ साथ शब्दों का संयोजन भी इस तरीके से करें कि सामने वाले को आपके शब्द जो हैं, आपके मुखारविंद से जो प्रस्फुटित होने वाले शब्द हैं, वो उसकी न केवल आत्मा को चिंतन की अनुभूति का अवसर प्रदान करे बल्कि उसके अंदर में चेतना का भी संचार करें और चेतना निर्मित हो सके और वह व्यक्ति यह समझ सके कि भाषाई आदान प्रदान से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके से अपने जुड़ाव को परिलक्षित कर सकता है। और उसकी अनुभव की अनुभूति जब उसके अंदर होती है और उस व्यक्ति के साथ उसका जब तादात्म्य स्थापित होता है, ये हमारी हिंदी है। तो ये भाषा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम किस तरीके से स्मार्ट बनते हैं, ये स्मार्ट क्लास तय नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत होती है। लेकिन मेरा कहने का ये कदापि तात्पर्य नहीं है कि अंग्रेजी केवल लैंग्वेज लैब से सीखी जाती है। अंग्रेजी सीखना है तो सबसे बढ़िया तरीका है टीवी और रेडियो के इंग्लिश के न्यूज रोज सुनते रहिए, रोज सुनते रहिए, रोज सुनते रहिए। कर्णेंद्रियों में उसको जाने दीजिए और इस मस्तिष्क में उसको बैठने दीजिए और अपने मुखार वृंद से उसको एक दिन निकालने का प्रयास करिए। जब साइकिल चलाना सीखना हुआ था तो वो साइकिल ऐसे स्टैंड में हम खड़ा कर देते थे और जोर जोर से चक्के को क्या करते थे, घुमाते थे। और जब चक्का घूमता था तो हमारा चेहरा बड़ा खिल जाता था, ठीक। और उसके बाद उसी साइकिल को लेके हम भी ऐसे ऐसे दौड़ते थे। आज कोई दौड़ता होगा ऐसे साइकिल को लेके तो हमको लगता है निहायत बेवकूफ आदमी, अरे कहा ऐसा दौड़ रहा है, वही हम दौड़ते थे। उसके बाद उसी साइकिल पे ऐसे कैंची लगा के चलाने की कोशिश करते थे और धप से उल्टे तरफ गिरते थे और सीधा चोट कहां लगती थी, दिमाग में, मतलब यहां पर, राइट, हमारे दिमाग में चोट लगती थी। और उसके बाद उस कैंची चलाना सीख लिए तो धीरे से हम उस डंडी में बैठ के चलाते थे। और कभी ऐसा, क्योंकि वो ऊंचाई उतनी नहीं होती थी साइकिल की, कभी ऐसा कभी ऐसा, और कभी जोर से चला दिए तो उछल के सीट पे बैठ जाते थे। और जिस दिन सीट पे बैठे थे ऐसा लगता था जैसे सलमान, आमिर और उनसे बड़ा हम तो सीट पे बैठ जाते थे। और वही हम सीट पे बैठने के बाद धीरे से सीट के पीछे में कैरियर होता था, उस पे बैठ जाते थे और उस पे ऐसे करके चलाते रहते थे। और उसके बाद कोई अच्छी फिल्म देख के आ गए तो दोनों हाथ ऐसे खुले हुए और साइकिल चली जा रही है। तो हम वो लोग थे, हमको उसमें आनंद आता था। तो वही जो है हमारा आगे करने का तरीका है कि हम किस तरीके से सीख पाए। और संचार क्रांति में मूक के कोर्सेस को यूज करें। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये भी स्वयं के जैसे कोर्सेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वो। और राज्य के सारे महाविद्यालयों में ई कंटेंट भी डेवलप करने का काम है। तो ई कंटेंट डेवलप करने के लिए ये भी आपके रिसोर्स पर्सन रहे हैं। कौन है?
नाम हितेश। हाँ, हितेश वो हैं जो सबका हित चाहता है, वो हितेश है, राइट। तो हितेश का भी स्वागत है। तो हितेश, देखिए हितेश की एंट्री कब हुई? हितेश की एंट्री तब हुई जब हम किसकी बात कर रहे हैं? ई कंटेंट की बात कर रहे हैं। और हितेश ने आपको किसके बारे में बताया था? लैंग्वेज के डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया था। और लैंग्वेज का डिजिटलाइजेशन मतलब क्या हुआ? ई कंटेंट का निर्माण। तो हम सारे लोग, जब हमने पहली बार ऑनलाइन में वीडियो बनाने की बात की थी कोरोना काल में, तो सारे टीचर्स ने कहा था हम नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते, ये तुगलकी निर्णय है, उच्च शिक्षा विभाग कुछ भी करता रहता है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नहीं। फिर उच्च शिक्षा विभाग का ऊपर से प्रेशर आया, तो कोई बैठ के अपने बेडरूम में बना रहा है। फिर मैंने देखा धीरे धीरे लोगों ने ऑनलाइन मंगवाना स्टार्ट किया, और किसी ने वो स्टैंड मंगवा लिया जिसमें आप मोबाइल को रख सकते हैं, सामने में उसका एक बल्ब लगा के आपके ऊपर लाइट पड़े। उसके बाद एक वीडियो अच्छा लगा, उसको कई लोगों ने देखा, उसको लगने लगा यार रातों रात तो मैं शाहरुख होते चला जा रहा हूं। फिर उसने और बनाया, तो किसी को लगा मैं तो रातों रात जो है वो ऐश्वर्या राय होते चली जा, उसने और बनाया। तो ऐसे करते करते इतने सारे हमारे वीडियोस बन गए। वो लोग जो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने केवल नहीं को हटाया और उनकी चाह जो है वो बढ़ गई। और उसके बाद देखिए कि लगातार इतने YouTube में वीडियो कंटेंट आ गए लोगों के, और इतने लाइक। उसके बाद वो बताने लगे एनालिसिस को कि सर हमारे यहां के बच्चे नहीं सर, दूसरे कई स्टेट्स के बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं। जो नहीं कर पा रहे थे वो करने लगे। इसलिए शुरुआत में हर काम हमको बुरा लगता है, हर काम हमको बोझा लगता है, लेकिन करत करत अभ्यास हमारी जड़ जो है वो क्या हो जाती है? सुजान हो जाती है। वही ई कंटेंट हमको डेवलप करना है और शोध की ओर उन्मुक्त होने का। हम शोध नहीं करते, हम शोध को रोक देते हैं। इसलिए हमें शोध करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रतिशत जो है छत्तीसगढ़ का वो मात्र 2.14 है, जबकि नेशनल में 4.96 है। हमको नेशनल लेवल से अभी ठीक आधा से भी कम है, हमको उस ओर भी बढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपसे कहा था रिसर्च कल्चर डेवलप करने की जरूरत है, एप्टीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। वो एप्टीट्यूड आप डेवलप करते हैं तो अपने आप आपके पास उसका एटीट्यूड भी आ जाएगा। इसलिए एप्टीट्यूड न भी हो तो आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। यदि आप मुझसे कहें ए से लेके जेड तक हर एक अक्षर को एक एक नंबर दे दीजिए, ए को 1 दीजिए, बी को, सी को, डी को, जेड को 26, ऐसे देते आइए। और आपको सफलता पानी है तो क्या करना जरूरी है? इन्होंने कहा हार्ड वर्क करना जरूरी है। हार्ड वर्क को नोट करिए, ऐसी नंबर के हिसाब से 96 आएगा। इन्होंने कहा नॉलेज जरूरी है, वो 98 आएगा। इन्होंने कहा और कुछ जरूरी है, वो भी 100 नहीं आएगा। लेकिन एटीट्यूड को जोड़िएगा, वो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो इसलिए क्या चाहिए आपको? एटीट्यूड चाहिए। एप्टीट्यूड बाद में आएगा, पहले क्या चाहिए? एटीट्यूड चाहिए। तो एटीट्यूडनल शिफ्ट की हमको जरूरत है, वो शिफ्ट हम कर लें। और उसके बाद अगला जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर। बच्चा जब प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसको कहां रख देते हैं? इंक्यूबेटर में। क्यों? क्योंकि वो यूटेरस का जो तापमान है वो तापमान कौन दे सके उसको? इंक्यूबेटर दे सके। प्रीमेच्योर से बच्चा प्री को हटा दें, क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। तो हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, टैलेंट है, उसको इंक्यूबेशन सेंटर में ले आए, उसको मैच्योरिटी दें, ताकि बच्चे वहां बैठ के स्टार्टअप कर सके। और उसी स्टार्टअप से साथ, अच्छा बैटरी राइट में ये लगा दो, लग जाएगा। उसी में लगा। इंक्यूबेशन सेंटर बना सके। इंक्यूबेशन सेंटर आजकल लोग आईआईएम से निकलते हैं, आईआईटी से निकलते हैं, और वो 4-5 लोग मिलकर छोटा सा एक क्या करते हैं? स्टार्टअप बनाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्या कहते हैं उसको? अप। वो स्टार्ट करने के बाद अप की ओर जाता है। और जब स्टार्ट करके स्टार्टअप बनता है, वही स्टार्टअप जब पूरा तरीके से काम करने लगता है, तो वही व्यक्ति जो स्टार्टअप किया रहता है वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। जैसे सुनक की पत्नी जो है वो किसकी बेटी है?
नारायण मूर्ति, और ये वही नारायण मूर्ति हैं जिन्होंने इंफोसिस को एक स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट किया था और इतनी बड़ी कंपनी के रूप में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हो गए। तो इसीलिए वो व्यक्ति ने नौकरी नहीं की, बल्कि कई लोगों को क्या दे दी, नौकरियां दे दी। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए नहीं, बल्कि हम एम्प्लॉयर बन जाएं ताकि कई लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ऐसा स्टार्टअप हम बनाएं। हमारे बच्चों में ऐसा बहुत सारा स्पार्क होता है, उस स्पार्क को इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसमें से एस हटा दीजिए। बचा क्या? स्पार्क में से एस हटा दीजिए। उस पार्क को इंक्यूबेशन सेंटर कहां ले जाएगा? पार्क में ले जाएगा, ताकि उसको पार्क करे और वहां से वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में निकलकर बाहर आए। वही एंटरप्रेन्योर, आपको एक और फिल्म बताता हूं जिसमें श्रीदेवी थी, इंग्लिश विंग्लिश। उस इंग्लिश विंग्लिश में वो इंग्लिश के क्लास को अटेंड करने जाती है और टीचर उसको बताता है कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो वो कहती है आई एम फ्रॉम द इंडिया। नो नो शशि, इट्स नॉट द इंडिया, इट्स इंडिया। तो कहती है आई एम फ्रॉम द इंडिया। नो नो, नॉट द इंडिया, इट्स इंडिया। तब शशि को वहां ग्रामर समझ में आता है कि इंडिया के साथ द नहीं लगाना चाहिए। और मेरे जैसा टीचर यहां आर्टिकल पढ़ाता है, द कहां लगेगा, ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, और हमारा बच्चा हर बार गलती करता है क्योंकि हम नियम से ग्रामर पढ़ाते हैं और वहां वो टीचर एग्जाम्पल से ग्रामर पढ़ाने का प्रयास करता है। और इसलिए आज भी हमारी ग्रामर वैसी की वैसी ही है। अब उसके बाद शशि को बोलता है, शशि व्हाट डू यू डू? आई इन होम मेक राउंड राउंड लड्डूस। और लड्डू राउंड राउंड, और राउंड राउंड के लिए उंगली देखिए ऐसे, राउंड राउंड लड्डूस। तो वो फिर बोर्ड की ओर जाता है और कहता है, शशि इन द क्लास वी हैव एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who prepares something back at home and sells in the market. So that person is known as entrepreneur. Shashi is an entrepreneur. तो जैसे ही उसने वो कहा, अब आप यदि फिल्म को याद करें, शशि का पल्लू ऐसा रहता है, शशि पल्लू को ऐसे करती है, एटीट्यूडनल शिफ्ट। और जब शशि बाहर निकल के रोड पे आती है और रोड पे उसका चाल बदल जाता है, उसके बाद शशि माइकल जैक्सन का एक स्टेप करती है, ऐसे गोल घूमकर, ये माइकल जैक्सन का स्टेप है, वो करती है शशि। तो कौन सा शिफ्ट हुआ? एटीट्यूडनल शिफ्ट। वही एटीट्यूडनल शिफ्ट हमारा इंक्यूबेशन सेंटर हमारे स्टूडेंट्स को दे सकता है, वही करने की जरूरत है। और जो पीएचडी वाले लोग हैं वो गाइड बने और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को प्रमोट करें। और लास्ट वाला जो पॉइंट था, कौन सा? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कर तो लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। सर MOU तो है सर, कितने कार्य किए इसके? सर वो तो अभी वो छुआ नहीं है सर। सर MOU है ना सर, MOU है। और MOU बोलते सर, अच्छा इस MOU से क्या हुआ? वैसे सर वो बीच में कोरोना आ गया ना सर, तो उसी का तो रोना था सर, राइट। तो उसको फंक्शनल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये केयरलेस जर्नल्स में पब्लिश करिए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ISBN में पब्लिश करिए या ISSN में पब्लिश करिए, रेफरीड जर्नल्स में पब्लिश करिए, लेकिन केवल और केवल केयरलेस जर्नल में ही आप पब्लिश करिए। साल में एक भी होते हैं, 40 लोग हैं तो एक साल में कितना हुआ? 40 का नहीं भी हुआ तो 20 का हुआ, तो एक साल में कितना हुआ? 20। 5 साल में कितना हो गया? 100। कोई कॉलेज 5 साल में 100 पेपर यदि केयरलेस में छपवा ले तो वो कॉलेज को A+ ग्रेड से रोक आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। इससे बेहतर कौन जान सकता है स्वाति मैडम से कि उनका कॉलेज क्राइटेरिया 3 में केवल रिसर्च में मार्क खा गया, बाकी सारे क्राइटेरिया में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन क्राइटेरिया 3 और थोड़ा बढ़ गया होता तो इनका कॉलेज तो A ग्रेड आ गया होता। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं और शोध परियोजनाएं लेने की हमें जरूरत है। और आप कहते हैं कि फंडिंग एजेंसी नहीं मिलती, फंडिंग एजेंसी को फंडिंग करने लायक प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। दिक्कत तो इस बात की है। फंडिंग एजेंसियां तो बहुत हैं, कौन दान देने के लिए तैयार नहीं है? दान देता वो उसी को है जो दान लेने के लायक अपने आप को काबिल बनाता है। इसीलिए चाणक्य जो है वो चाणक्य तब होता है जब उसको चंद्रगुप्त जैसा शिष्य मिले, और चंद्रगुप्त तब बन पाता है जब उसको चाणक्य जैसा गुरु मिले। तो इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय को याद करिएगा, जिसने भीख मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने कहा एक मुट्ठी चावल है, मां उसी को दे दे, एक मुट्ठी कुछ और है उसी को दे दे, उसी को बेच के जो पैसा आएगा उससे कम से कम 2 ईंट तो खरीद पाऊंगा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लग जाएगा। ऐसे करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने समाज के लिए मांगा।
और वही समाज जो है आज वही समाज उसका गुणगान कर रहा है। किसका? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना, उसका मन कितना महान था, वो महामना की उपाधि पा गया व्यक्ति, राइट। तो इसीलिए और खास करके नैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। कॉमन रूम, हम उसको कॉमन कहते हैं, लेकिन उसमें कभी हम झांक के देख भी नहीं पाते हैं कि वो कॉमन रूम कितना है। तो हमें आजकल इंडियन सिस्टम में ये होता है कि किसी से पूछना नहीं पड़ता वॉशरूम किधर है, क्योंकि उसकी जो स्मेल आती रहती है वही बताती है कि मैं यहां पर हूं, कि आप आ जाइए, आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। वॉशरूम का अरे पूछो ही मत, चले जाओ, जिधर से आ रही है स्मेल वही वॉशरूम है। जबकि फॉरेन में जाके देखिएगा, वॉशरूम ड्राइंग रूम से भी ज्यादा सुंदर रहता है, कारपेट लगी होती है। ये अलग बात है कि वहां वाटर का कंजम्पशन नहीं होता, इसलिए कारपेट वगैरह लगी होती है, लेकिन वहां तो बुक्स भी रखे होते हैं, सारी चीजें अच्छी रखी होती है। और इसलिए हम कहते हैं हमारा वॉशरूम जो है जितना साफ होगा उतना ही घर साफ सुथरा होगा। किसी का घर अच्छा देखना है तो सबसे पहले उससे कहिए कैन आई यूज योर वॉशरूम, और वॉशरूम जाके देख लीजिए। वॉशरूम पता चल जाएगा आपको कि पूरा का पूरा हल्दी जैसा पीला है, तो समझ जाइए घर में शादी का मुहूर्त है, राइट। तो इसीलिए आपका वॉशरूम कैसा होता है, इससे पता चलता है कि आपका घर कैसा है। मेहमान आ रहे हैं करके आप ड्राइंग रूम तो अच्छा बना देते हैं, आपको क्या पता वो मेहमान आपके यहां वॉशरूम को टच करके आपके ड्राइंग रूम का पूरा कैरेक्टर खींच के रख देगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। मैं एक जगह मॉक में गया, वहां की मैंने पूछा इस कॉमन रूम के प्रभारी कौन है, तो उन्होंने कहा ये प्रभारी है। मैंने कहा मैडम कभी गई हैं? नहीं सर कभी नहीं गई हूं। मैं बोला क्यों नहीं गई हैं? सर वो हमारा तो दूसरा है। मैं बोला ये किसका है? तो स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स का है तो क्या हुआ, किसी की प्राइवेसी नहीं है, किसी का अपना स्पेस नहीं है, आपने ऐसे लाइन से बना दिया है, उसके लिए वो सीट बना दिया है, और उसमें कोई आपने बीच में क्या नहीं रखा है, पार्टीशन नहीं रखा है। उसको भी तो अपना स्पेस चाहिए। जब आप ट्रेन में बैठते हैं, कोई महिला बैठी है उसके बगल में बैठते हैं, इतनी जगह खाली भी रहती है, तो वो महिला अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेती है, क्योंकि उसके स्पेस का भी आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वो जिस स्पेस पे बैठी है उस स्पेस का भी रेस्पेक्ट करे। मैं यहां बैठा था और मैडम यहां बैठ रही थी, मैडम ने थोड़ा सा कुर्सी को ऐसे किया, मतलब उस स्पेस का भी क्या हुआ, रेस्पेक्ट हुआ। तो वो रेस्पेक्ट हमें यहां पर भी आना चाहिए। इसीलिए हमारे सारे प्रक्रियाओं में हमारा वॉशरूम भी अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे अशासकीय महाविद्यालय हैं, जैसे मैडम ने कहा कि आपके महाविद्यालय को पूरा सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हैं, ताकि हम उच्च शिक्षण संस्थाओं को उस ओर ले जा सके। और एल्यूमनी एसोसिएशन जैसे मैंने कहा उसको क्रियाशील करने की जरूरत है, और नई नई विधाओं को बताने की जरूरत है। उच्च शिक्षण संस्थानों को हमको औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जोड़ना है। 3 आई पे काम करना है, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट, इंटरैक्शन। तो इसके साथ जुड़ना है। इंडस्ट्री मतलब एजुकेशन भी इंडस्ट्री है, तो आपके लिए तो एजुकेशन भी इंडस्ट्री हो गई, तो उसके साथ भी आपको लोगों को जोड़ना है, लिंकेजेस बढ़ाने की जरूरत है, ऑटोमेशन करने की जरूरत है। और इसलिए यह है, इफ वी टीच टुडेज स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडे, वी आर रॉब देम फॉर टुमारो। यदि हम आज के बच्चों को कल जैसा पढ़ाए वैसे ही पढ़ाएंगे, तो हम उनके भविष्य के साथ क्या करेंगे, खिलवाड़ करेंगे। इसलिए हमारा सिलेबस जो है वो 19th सेंचुरी का, हमारा माइंडसेट 19th सेंचुरी का पढ़ा रहे हैं 20th सेंचुरी में, और बच्चों को ले जा रहे हैं 21st सेंचुरी में। इसलिए बेहतर है कि सिलेबस को 21st सेंचुरी के हिसाब से, टीचर को 21st सेंचुरी के हिसाब से बनाएं, ताकि स्टूडेंट्स को भी हम कहां ले जाएं, 21st सेंचुरी में ले जाएं। दूसरा कहता है टेल मी आई फॉरगेट। मैंने आपको बताया, आप भूल गए, लेकिन मैंने आपको दिखाया, टीच किया, यू रिमेंबर। और यदि मैं आपको इन्वॉल्व करूं तो आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कोई नई चीज को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन्वॉल्व एंड इवॉल्व, इवॉल्व तब होगा जब आप लोगों को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। वो हम कर पाते हैं तब जाके। द नीड ऑफ द आर इज टू इंट्रोड्यूस गुरुकुलम प्रैक्टिस इनटू द मॉडर्न करिकुलम। इसलिए गुरुकुलम को लाने की जरूरत है, किसमें, करिकुलम में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वही गुरुकुल की परंपरा को, वही तक्षशिला को, वही नालंदा को उठाकर प्रगति महाविद्यालय में या दूसरे किसी महाविद्यालय में लाने का प्रयास कर रही है, और ऐसा संस्थान बनाने का प्रयास कर रही है कि जिस नालंदा या तक्षशिला में कौन आया था, चाइनीज, क्यूएन
हाँ, वो जो आया था वो आपके महाविद्यालय में भी आ सके और लोग आपके महाविद्यालय को एक उत्कृष्ट महाविद्यालय मान सके, वो हो सके। आपका महाविद्यालय कैसा है बताइए, कैसा है, कैसा है मैडम? अच्छा, अच्छा तब तक अच्छा नहीं होता जब तक बेहतर की आशा हो, और बेहतर तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक उत्तम की आशा हो, उत्तम तक उत्तम नहीं हो सकता जब तक उत्कृष्ट की आशा हो। तो आप अभी कहां हैं? राइट, आपको कहां जाना है? उत्कृष्ट की ओर जाना है। तो इसलिए यदि आप उत्कृष्ट कहती तो मुझे अच्छा लगता, उत्तम कहती तो और अच्छा लगता, बेहतर कहती तो और अच्छा लगता। आपने कहा अच्छा। अंग्रेजी में कहावत है, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। राइट, तो इसलिए एक चित्रकार ने चित्र बनाया और अपने गुरु के पास गया, बोला गुरुजी ये कैसा है? गुरुजी ने कहा अरे देखो इसका नाक जो है ठीक नहीं बना है, चेहरे के साइज के हिसाब से बॉडी की साइज नहीं है। उसने अगली बार फिर लेके गया, अरे देखो तुम आंख की भौं को ठीक से नहीं बनाया हो, आंखों में जो है वो बिल्कुल जीवन नहीं दिख रहा है, आंखों में जीवन दिखना चाहिए। अगले बार फिर आंख बना के ले गया, आंख तो ठीक से बना लिए लेकिन ये ठुड्डी जो है थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी। हर बार ले जाता था, हर बार कहता, अंत में थक हार के कहा गुरुजी हर बार कुछ ना कुछ मीन मेष निकालते हो, ये कब मेरा बन के तैयार होगा? बोले ये कर लो ठीक हो जाएगा। अगली बार लेके गया, गुरुजी कैसा है? बोले अरे इससे बढ़िया तो बन ही नहीं सकता। इतना फूले समाया और उसके बाद से जो कुछ भी वो बनाया वो इतना बेकार होता चला है, इतना बेकार होता चला गया। फिर गुरुजी के चरणों में आ गया, कहा गुरुजी क्या दिक्कत हो गई? बोले ये बात है कि हर बार बनाते बनाते तुम और बेहतर होते चले जाओगे, तुमने मुझसे उत्कृष्ट होने का एक तमगा ले लिया, अब तुम्हारी उत्कृष्टता वहीं पर गिर गई, अब तुम उत्कृष्ट हो ही नहीं पा रहे हो। उसको अपनी गलती समझ में आ गई। एक चित्रकार ने ऐसी ही एक चित्र टांगी और लोगों से कहा कि आपको कहां कहां गलतियां दिखती है वहां वहां आप एक निशान लगाते जाइए। सड़कों पे जितने लोग गए सबने निशान लगाया और उसके बाद 15 दिन बाद जाके दुकान वाले से पूछा, मैंने यहाँ एक पेंटिंग टांगी थी वो कहां है? बोले वही तो है। बोले तो उसमें पेंटिंग ही नहीं है। तो बोले नीचे में आपने क्या लिखा था? बोले जहां जहां गलतियां वहां निशान लगा। बोले लोगों ने निशान लगा दिया, लो अब पेंटिंग। तो इसलिए लोगों के ऊपर यदि आप जा रहे हैं कहां कहां निशान लग रहे हैं तो बहुत निशान लगेंगे। तो इसीलिए आप वो देखिए कि बेहतर आप कर क्या सकते हैं, और इसीलिए गुरुकुलम को मॉडर्न करिकुलम में लाना है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच में डॉक्टर सर थैंक यू सो मच सर। और मैं सिर्फ 4 लाइन बोलना चाहती हूँ सर के लिए, घनश्याम सर के लिए। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। इतना सुनने के बाद मैं सिर्फ 4 लाइन बोलना चाहती हूँ सर के लिए। अगर गुमनाम है कोई, अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए। क्या बात है, आपका घनश्याम मिल जाए। क्या बात है।